हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार स्वागत है आपका अपने प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस पे। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, जेई नीट और बोर्ड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बोर्ड्स में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो हमारी जो सीरीज है, मैंने कल ही अनाउंसमेंट किया था कि जेई 2024 और नीट 2024 को हम टारगेट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज की जो सीरीज़ है मेरी, वो है एजर्सन्स रीजन बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन करने वाले हैं हम, और बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से, ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बने और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सर इससे हमारी प्रिपरेशन आधी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आप कराओगे उसी की थ्योरी करवाओगे, तो पूरा चैप्टर की थ्योरी हम कैसे करेंगे। तो बच्चों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ, 1 या 2 दिन में। क्लास 12 से स्टार्ट करूँगा, आफ्टर देन क्लास 11 में आऊँगा, क्योंकि क्लास 12 में लाइन टू लाइन बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं एज़ कम्पेयर टू क्लास 11। चलिए बिना फालतू टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहली बात आप बच्चों इसमें ये है, या तो एजर्सन सही हो सकता है, रीजन सही हो सकता है, दोनों गलत हो सकते हैं, एक सही एक गलत हो सकता है। मेन दिक्कत तब आती है जब एडजर्सन रीजन दोनों सही है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, आज मेरी यूट्यूब वीडियो नहीं आई क्योंकि मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा था। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया मैं रीजन भी सही दे रहा हूँ। अब मैंने कह दिया कि आज मेरी यूट्यूब वीडियो नहीं आई क्योंकि बारिश हो रही थी। भाई बारिश का मेरे उससे क्या कनेक्शन? अगर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो मतलब आपको ऐसे ही देखना है कि चीज़ों में जो आपका एजर्ट दिया है और जो रीज़न दिया है उनमें रिलेशन है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा, और आपका अपना चैनल है, इसको हम साथ में मिलके ग्रो करेंगे। और आपके लिए ये सारी चीज़ें बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है? तो इतनी थोड़ी बहुत मेरी मेहनत को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब से कर सकते हैं, आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी। मैं आपको लास्ट में, अभी नहीं, थोड़ा मिड मिड में कंप्लीट 12 के एक मिनिमम कॉस्ट पे, क्योंकि मैं उसको टाइप करवाऊंगा। टाइप नहीं भी तो मैं जो उसको 1 पेज नोट्स बना रहा हूँ, अगर आप सैंपल के फॉर्म में देख सकते हैं तो मैंने शॉर्ट्स डाले हुए हैं। अगर आप उनको लेना चाहें तो आप एक मिनिमम कॉस्ट में उसके लिए फिक्स करूँगा, जो आप लोगों से ही पूछूंगा। हर एक चैप्टर के मैं 1 पेज नोट्स बनाऊंगा। फिर आपको, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट इसलिए कह रहा हूँ, मेरे को आपको डिलीवर करने पड़ेंगे। डिलीवर करने के लिए फिर आप ये कहेंगे कि सर आप जब डिलीवर करेंगे तो फिर मैं कोरियर चार्ज कहाँ से दूंगा। हाँ, अगर आप कहते हैं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन हम ले लेंगे, आप ड्राइव पर सेव कर लीजिए, तो वो मैं कर सकता हूँ, और आप खुद प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है? ये आप पे है, और इसके लिए फिर बहुत कम चार्ज लूँगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एजर्सन और रीजन में पहला क्वेश्चन ये है, इसमें थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। कह रहा है द कोलम्बिक फोर्स इज डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। ठीक है जी। पहले तो आप ये चेक करिएगा कि क्या एजर्सन आपका सही है या नहीं। अगर सही है तो वेल एंड गुड, फिर रीजन में जाएंगे, फिर रीजन भी सही होगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो कह रहे कोलम्बिक फोर्स डोमिनेटिंग फोर्स है यूनिवर्स में। डोमिनेटिंग मतलब सबसे पावरफुल। तो बच्चों देखिए, जो डोमिनेटिंग फोर्स यूनिवर्स में एज ए यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? डोमिनेटिंग फोर्स जो हमारा हो जाएगा वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो बात गलत हो गई कि हमारा कूलम लॉ है, ठीक है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बच्चों, ये डोमिनेटिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एग्जिस्ट करता है। कोई भी दो बॉडी, यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी है, उसमें हमारा ये एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है ये यूनिवर्सल फोर्स है। कोलम्बिक तो आपके चार्ज के बीच में ही लगेगा, तो ये डोमिनेटिंग कैसे हो जाएगा? ठीक है। दूसरा कह रहा है रीजन, द कोलम्बिक फोर्स इज वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो दूसरा है, जो वीकेस्ट फोर्स है चारों में, अगर आप देखें वो क्या आ जाएगा? वो आपका वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स में आएगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, ये डोमिनेटिंग फोर्स है। डोमिनेटिंग मतलब पूरे यूनिवर्स में आपको ये मिल जाएगा।
कहीं पर भी देखें आप, बस दो बॉडी, क्योंकि मास तो हर किसी के पास होता है ना, तो डोमिनेटिंग मतलब हर जगह मिलेगा, ठीक है। कुलोम्बिक हर जगह नहीं मिल सकता, आप ये कह सकते हैं कुलोम्बिक डोमिनेटिंग नहीं है, और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है। अगर आप देखें सबसे वीक ग्रेविटेशनल है, उसके बाद कुलोम्बिक है, ठीक है। कुलोम्बिक के बाद जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है, आप न्यूक्लियाई के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो भाई एजर्सन भी गलत हो गया, रीजन भी गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। आई होप आप समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन धीरे धीरे समझेंगे। इन अ कैविटी विद इन अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। अब देखो आपने देखा होगा जैसे कोई ये हमारा एक कंडक्टर है, मान लो स्पेरिकल कंडक्टर है, इसमें हमने एक कैविटी बना दी, मान लीजिए बच्चों ये हमने एक कैविटी बना दी। तो कैविटी में अगर आप देखें तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होता है, जीरो होगा। कैविटी में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो जीरो होगा। पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा मैं, पोटेंशियल नॉन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी में जीरो होगा, बिकॉज रीजन क्या है उसका, क्योंकि चार्ज हमारा कहाँ पर पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन सरफेस। अगर किसी भी कंडक्टर के पे चार्ज रिसाइड कर जाएगा तो सरफेस पे आ जाएगा, तो सरफेस पे आ जाएगा तो अंदर आपका कैविटी में कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है एजर्सन आपके सही हैं। बाद आते हैं आगे, चार्ज इन अ कंडक्टर रिसाइड ओनली एट इट्स सरफेस। क्वेश्चन कह रहा है कि जो चार्ज है किसी भी कंडक्टर में वो ओनली इट्स सरफेस पे ही रहेंगे। क्या ये बात सही है? ये भी बिल्कुल सही है। मैं आपसे कह तो रहा हूँ, जैसे ही आप चार्ज देंगे, आपने देखा होगा जो स्पेरिकल कंडक्टर है, इससे हम समझेंगे, मैंने यहाँ पर एक प्लस चार्ज दिया तो बच्चे प्लस चार्ज बाहर आ जाता है, आपने देखा होगा ये बात, ठीक है। तो बीच में जो हमारा कुछ चार्ज है वो कुछ नहीं रहेगा, तो हमारा बीच में चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे जीरो हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा इनसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाता है, चार्ज बाहर है तो बाहर इसका कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट, हमारा ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट, आर भी करेक्ट है, और आर ट्रू एक्सप्लेनेशन है। क्यों? आपने चार्ज दिया, कैविटी से बाहर निकल के आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो सरफेस पे आ गया, तभी तो अंदर कुछ नहीं रहा ना। तो ऐसे आपको ढूंढना है। तो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए। चलिए थर्ड क्वेश्चन, गॉस लॉ कैन नॉट यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इलेक्ट्रिक डायपोल। कह रहे हैं कि अब देखिए आपने देखा होगा बच्चों, कुछ हम निकालते हैं कूलम लॉ से। कूलम लॉ से हम पहले फोर्स निकालते हैं और फोर्स निकालने के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। आपने देखा होगा क्लास 12 में आपने डेरिवेशन करा होगा, जब हम रिंग का निकालते हैं या किसी लाइन एलिमेंट के हेल्प से निकालते हैं, डिस्क का निकालते हैं। तो गॉस लॉ का सिर्फ हम, आपने देखा होगा लाइन चार्ज में निकाला, प्लेन सीट में निकाला, स्पेयर में निकाला। तो करें कि गॉस लॉ कैन नॉट यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इलेक्ट्रिक डायपोल, नहीं किया जाता। आपने नहीं करा होगा तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो गॉस लॉ को चाहिए सिमेट्री। अगर हमारी कोई लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज है तो उसको सिमेट्री चाहिए सिलेंड्रिकल, क्योंकि पूरा चार्ज को हमें कवर करना है। अगर कोई पॉइंट चार्ज है उसको चाहिए स्पेरिकल। तो इसका मतलब ये है कूलम्स लॉ के पास कोई ऐसी इस कूलम्स लॉ के पास ऐसी कोई सिमेट्री नहीं है। वो कहीं पर भी लगा सकते हो, लेकिन गॉस लॉ बिना सिमेट्री के आप कैलकुलेशन नहीं करोगे। तो रीजन क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल डज नॉट हैव सिमेट्रिकल, डोंट हैव सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही है। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, अगेन ए और आर दोनों करेक्ट हैं, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ एसर्ट है। समझ रहे हैं? गॉस लॉ आप तभी लगा सकते हैं जब कुछ सिमेट्री होगी, अगर सिमेट्री नहीं होगी तो आप नहीं लगा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फटाफट डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपके पास बच्चों लाइन चार्ज है तो हम क्या करते हैं, लाइन चार्ज में सिलेंड्रिकल लगाते हैं, पॉइंट चार्ज में स्पेरिकल लगाते हैं। अगर किसी सीट पे है या 2D फिगर में है तो हम प्लेन सीट यूज़ करते हैं। आगे कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारी लाइन है
फील्ड लाइन हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताने पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी क्लोज लूप क्या होती है, क्या बनाती है या नहीं बनाती है, आप ये बताओ। नहीं बनाती है, ठीक है। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि रीजन दे रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो बच्चों यहाँ पर भी ए और आर दोनों सही है। क्यों? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ना वो कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड मतलब वर्क डन बाई एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कितना आ जाएगा? वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि बताइए एक पाथ हमारा ऐसे, ये पॉइंट बी है ए से, ठीक है, और एक हमारा पाथ ये है। और नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, जेई में भी पूछा गया था। तो ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पूछ दे, इन तीनों फील्ड में किसमें जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो बच्चों तीनों पाथ में जो वर्क डन है वो बराबर होगा। कंप्लीट ट्रिप का वर्क डन जीरो होगा। क्यों? कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन हमारा जीरो होता है। तो ये कभी भी हमारा क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगा वो क्लोज लूप बनाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा ऑन गोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज और अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर किसी पॉइंट चार्ज और कोई आप इलेक्ट्रिक डायपोल से दूर जाएंगे तो कह रहे हैं कि डिक्रीज होगा सेम रेट एट इन अ बोथ केस। दोनों केस में सेम रेट में डिक्रीज होगा। और रीजन दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज और इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन गोइंग फ्रॉम पॉइंट चार्ज। पहली बात, अगर आप पॉइंट चार्ज की बात करें तो पॉइंट चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है के क्यू बाई आर क्यू आर स्क्वायर। और अगर आप डायपोल के लिए देखें वो होता है आर थ्री। तो आप बताइए, अगर आप गोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज अगर दूर जाएंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ेगी। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ये भी करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी, ये घटेगा। लेकिन ये जो वर्ड इन्होंने लिख दिया भाई साहब, एट अ सेम रेट, ये गलत है। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो इसका मतलब है ये तो गलत है। और ये कह रहे हैं कि दोनों फॉर्मूला भी एक ही होता है, तो ये भी गलत है। तो दोनों इसमें हमारे गलत हैं। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप नहीं करते हैं, अब तो मैंने कहना ही छोड़ दिया है। जिस दिन आपकी मर्जी होगी उस दिन आप लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करेंगे बच्चों, ये मेरा ऐसा मानना है। जब तक आपकी मर्जी ही नहीं है तो फिर कौन क्या करा सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं कि एक कंडक्टर है, एजर्सन उसका दिया है। एक कंडक्टर है, उसको आपने चार्ज दिया, तो हुआ क्या कि उसके बाद क्या हुआ? देन नो एक्सेस इनर चार्ज अपीयर, ठीक है। तो जैसे आप उसको चार्ज देंगे तो क्या होगा? एक्सेस चार्ज हमारा रिसाइड कर जाएगा ऑन द सरफेस पे। आगे क्या करें? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो। तो भैया दोनों सही हैं, ए भी सही है, आर भी सही है, और अंदर कोई चार्ज रहेगा नहीं, तो इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे चलते हैं। 7th कह रहा है गॉसियन सरफेस इज कॉन्सिडर्ड केयरफुली। बात तो सही है भैया। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस बच्चों हमारा कैसा सरफेस है? एक सिमेट्रिकल सरफेस है, हमें वहाँ पर सिमेट्री होनी जरूरी है। ए तो सही है भैया, ठीक है। हर किसी के लिए आप गॉस लॉ नहीं लगा सकते हैं। आगे करें तो पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी कैलकुलेट शुड बी विद इन द सरफेस। ये गलत है। कह रहा है कि जिस पॉइंट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो गॉसियन सरफेस के अंदर हो या विद इन सरफेस हो। तो आप देखिए, जब ये लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है और हमने गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, तो ये गलत बात है बच्चों। यहाँ पर हमारा जो सही होगा, ए सही है, बी गलत है। ए सही है, रीजन गलत है। ए सही है, रीजन गलत है, ठीक है। वो इनसाइड भी हो सकता है, वो सरफेस पे भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना? सरफेस और इनसाइड दो में हो सकता है। ये लिख रहे हैं शुड बी इन द सरफेस,
वो बाउंड्री पे भी तो हो सकता है ना, तो ये बात आपको ध्यान से देखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं अ चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव अलोंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है। दूसरा करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइवर्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज इन कन्वर्ज एट अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, जो हमारे चार्ज पार्टिकल हैं बच्चों, अगर वो इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे है मतलब वो u0 है अगर, तो होगा क्या, वो मूव करेगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अगर वो रेस्ट पे है। इन केस अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, इनिशियल वेलोसिटी किसी एंगल से जाएगी। समझ रहे हैं, आपने देखा होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने पैरेलल प्लेट में, तो अगर वो रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह ही निकलती है, अगर नहीं हो किसी एंगल से निकलती है। तो पहला वाला तो गलत है, ऑलवेज नहीं हो सकता। दूसरा करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइवर्ज फ्रॉम और नेगेटिव, तो भाई दूसरा सही है। आपने देखा होगा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होती हैं, ऐसे बाहर को निकलती हैं। क्यों निकलती हैं पता है आपको, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज है, इसका नेचर चेक करने के लिए मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आऊँगा। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, दोनों में रिपल्सन होगा तो ये डाइवर्ज होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जब निकलेगा ये बाहर को निकल गया और इसमें अंदर को आएगा, कन्वर्ज होगा। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ज होगा, या आप कह सकते हैं बाहर को लाइनें निकलेंगी, नेगेटिव में नेगेटिव पर टर्मिनेट होंगी। चलिए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ए गलत है इसमें और आर सही है। ए गलत है, आर सही है, फोर्थ वाला करेक्ट है। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं कि इफ अ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पजेस इन सेम काइनेटिक एनर्जी एंटर अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर कर्व देन दैट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आपने ट्रेजेक्ट्री पढ़ी होगी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूव करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं, सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो थोड़ा सा इसमें ना आप देखोगे जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, mv² r सेंटीमीटर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में फोर्स होता है QV इक्वल टू mv² r। तो बच्चों इससे क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगी, रेडियस हो जाती है mv² QV हो जाएगी, QE हो जाएगी सॉरी। और इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में देखेंगे तो ये हाफ काइनेटिक एनर्जी और QE हो जाएगी। तो जो चार्ज R है आपका, जो रेडियस है उस कर्व की, वो किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे। क्योंकि भाई साहब हमें कह रहे हैं सेम काइनेटिक एनर्जी है तो इसको लेना नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, 2 तो अब आपका कांस्टेंट है। तो आप इसमें देखिए आप कैसे कह सकते हैं कि ये मोर कर्व होगा, ये तो इस पे डिपेंड करेगा ना मास पे, तो इलेक्ट्रॉन का मोर कर्व, ये हमारा गलत बात है भाई, ये गलत है। ठीक है, तो चार्ज पे डिपेंड करेगा, जिसका चार्ज ज़्यादा उसका आर कम, जिसका चार्ज कम उसका आर ज़्यादा। दूसरा कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन फॉर्म अ लार्जर कर्व ड्यू टू स्मॉल मास। हाँ, इसमें तो मास है ही नहीं, मास का तो कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, दोनों गलत हैं भैया। समझ रहे हैं ना कितनी डीप थ्योरी है। बहुत चुन चुन के क्वेश्चन लाए हैं बच्चों, आने वाले टाइम में धीरे धीरे मैं इन क्वेश्चनों की जो नंबर है वो बढ़ा भी दूंगा। अभी तो फिलहाल 15, 10, 12 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं एक्सलेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में आप देख लीजिए, यहाँ पे ना अगर आप इसको थोड़ा और देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास इक्वल चार्ज है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आर क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। क्योंकि ना मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर ये क्यू ज़्यादा होगा तो आर कम होगा, अगर क्यू कम होगा तो आर ज़्यादा होगा। लेकिन दोनों का तो चार्ज बराबर ही होता है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन बराबर होता है, बस मैग्नीट्यूड माइनस का डिफरेंस होता है। तो इसके लिए क्या होगा, दोनों के लिए रेडियस सेम होगी। अच्छा, अब आर डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मास पे तो डिपेंडेंसी ही नहीं है। चलिए देखिए, एजर्सन और रीजन से आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होती है, ये मैं मानता हूँ। मैं पिछले 10-12 दिन से एजर्सन रीजन पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे मतलब कई बार तो मैं ही फंस जा रहा हूँ एजर्सन रीजन में, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ।
क्योंकि उसमें बहुत थ्योरी पढ़नी पड़ जा रही है, फिर मुझे पूरा चैप्टर पढ़ के आना पड़ रहा है, उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें जो हो रही हैं वो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, तब जाके क्लियर हो रहा है बच्चों ये, समझ रहे हैं। तो आपको अगर एजर्सन रीजन की आप प्रिपरेशन करते हैं 20-25 भी करते हैं एक दिन की, तो समझ लीजिए आपकी थ्योरी बहुत कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक्सलरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड इन वेलोसिटी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सलेशन बाबू होते क्या हैं। तो एक्सलेशन होते हैं क्यू ई बाई एम। तो सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो क्या होगा, ए भी वेरी करेगा, तो आप ये कह सकते हैं ये वेलोसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं है, समझ रहे। तो ये कह रहे हैं जो हमारा 10 पार्ट है, ये कह रहे हैं वेरी का, हाँ वेरी, ये जो ए है ये हमारा ट्रू है। आगे कह रहे हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी, बिल्कुल सही है बच्चों, चार्ज इनवेरिएंट क्वांटिटी है, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल डज नॉट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब भी कोई इनवेरिएंट क्वांटिटी है वो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे या ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। जनरली स्केलर क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो हमारे इनवेरिएंट रहती हैं, उसमें एक चार्ज भी एक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जो मैंने आपसे ये कहा कि ए तो ई पे डिपेंड कर रहा है, ए अगर ई पे डिपेंड कर रहा है तो वेलोसिटी का तो इन्होंने रीजन लिखना चाहिए था। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि चार्ज इनवेरिएंट ही नहीं है या वेलोसिटी पे डिपेंड एक्सलेशन क्यों नहीं करता है। चलिए बाबूजी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आपसे कह रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ कंडक्टर इज 0। आगे तो सही है ये बात, किसी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। रीजन कर रहे हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज इन चार्ज कंडक्टर। बात सही है, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा कि टोटल चार्ज रिसाइड हो जाएगा बाहर, समझ रहे हैं। किसी भी चार्ज कंडक्टर में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो आपका टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जीरो थोड़ी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसलिए जीरो होगा बच्चों क्योंकि चार्ज रिसाइड हो जाता है सरफेस पे। तो इसका भी सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रीजन सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब चलते हैं 12। कह रहे हैं कि ऑल द चार्ज इन अ कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट ऑन होल ऑफ इट्स आउटर सरफेस। अभी भी वही बात हो रही है। आप सोचेंगे इसी पे क्यों क्वेश्चन है, क्योंकि इसी पर आए हुए हैं, तो ए तो सही है। इन डायनामिक सिस्टम चार्ज ट्राई कीप देयर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो बच्चों मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तो सिस्टम जो है हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल कंडीशन में। तो ये आप पोटेंशियल में पढ़ेंगे कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिस्टम स्टेबल में आ जाता है। दैट मीन्स इसका भी दूसरा सही रहेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट ओवर सेल्फ है, इसने बताया नहीं क्यों करता है। ये अंदर से चार्ज बाहर रिसाइड हो रहा है, क्यों हो रहा है ये ऐसा नहीं बताया, ये पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हैं कि वो स्टेबल कंडीशन के लिए ये होगा। चलिए 13 क्वेश्चन, गॉस लॉ सो डाइवर्जन व्हेन इनवर्स स्क्वायर लॉ इज नॉट ओबे। ठीक है, आगे कह रहे हैं, रीजन भी बता रहे हैं इसका बच्चों। रीजन कह रहे हैं गॉस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो गॉस लॉ पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि गॉस लॉ डाइवर्जन कब शो करेगा, जब हमारा स्क्वायर लॉ ओबे नहीं होगा। ठीक है, अब पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि भैया स्क्वायर लॉ होता क्या है। अगर आप ये नहीं सीख पाएंगे तब तक आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखेंगे कि गॉस लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है ये भी देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इनवर्स स्क्वायर लॉ ऐसे लॉ होते हैं जिस भी फोर्स के फॉर्मूले में ये रिलेशन आ रहा है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों बच्चों एजर्सन और जो रीज़न है वो दोनों आपके गलत हैं। ठीक है, क्यों? गॉस लॉ रिलेट करता है किसी भी क्लोज सरफेस के जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। आपने देखा होगा गॉस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल टू EDS। किसी भी क्लोज सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वो रिलेट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज से। करता है या नहीं करता है? तो आप ये कह सकते हैं जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है
किसी भी सरफेस के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, वो हम चार्ज पे वैलिड हो जाएगा ये लॉ। अब आप देखिए कोई अगर प्लेन सीट का एग्जांपल लें, तो प्लेन सीट का जो एग्जांपल है इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है। आप मुझे बताइए क्या इस लॉ में हमारा 1/r² आया? मैं मानता हूँ औरों में आएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा, तो ये तो हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो ही नहीं कर रहा है और ये ड्राइव किया जाता है गॉस लॉ से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला वाला भी गलत है। दूसरा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहाँ है? गॉस लॉ तो हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज इन अ क्लोज सरफेस टू इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हैं? तो इसके दोनों गलत हैं, ए भी गलत है, आर भी गलत है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये थे मेरे 13 क्वेश्चन आपके एजर्सन और रीजन टाइप के। अब मेरा जो क्वेश्चन पहला है वो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर्ड अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज। आपके पास एक ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं और कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। सिंपल सी बात है, आपके पास एक ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। आप कह रहे हैं नेट पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम कैन बी नॉट बी जीरो। आप देखिए ना, आपके पास ग्रुप ऑफ चार्ज है, आपको इतना पता है जो पोटेंशियल होता है वो आपका एल्जेब्रिक सम होता है। पोटेंशियल आपका एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल होता है, क्योंकि तो स्केलर क्वांटिटी है ना। तो अगर आपके पास सारे पॉजिटिव चार्ज हैं तो ऑब्वियस बात है ये क्वांटिटी जीरो से बड़ी आने वाली है। अगर मान लीजिए आपके पास दो चार्ज होते, ठीक है, और दोनों बराबर होते, Q और माइनस Q ऐसे होते, तो आपका पोटेंशियल क्या होता है, QQ/R, अगर R डिस्टेंस होती, प्लस माइनस QQ/R, तो ये क्या बन के आता, जीरो आता। तो यहाँ पर जीरो कब आया, जब एक नेगेटिव है। तो हमारा यहाँ पर नेगेटिव की तो कहानी ही नहीं है ना, हमें तो सारे पॉजिटिव है, तो ये तो कभी जीरो आएगा ही नहीं, सारा सम होके कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो इसका मतलब है नेट पोटेंशियल तो जीरो नहीं होने वाला। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देखेंगे वो जीरो हो सकता है। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक प्लस चार्ज यहाँ पर है और एक प्लस चार्ज यहाँ पर है। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। तो जब भी सेम टाइप के चार्ज हैं तो पोटेंशियल कभी जीरो नहीं हो सकता, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो जाए चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाए, आपका पोटेंशियल जीरो हो ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है क्योंकि वहाँ पर है डायरेक्शन का काम, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अरेंजमेंट में अगर आप उसको एडजस्ट करें तो वो जीरो हो सकता है। मैं एक एग्जांपल आपको और बता सकता हूँ। अगर आप एक यूनिफॉर्म स्पेल ले लें, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, नेट पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम कैन नॉट बी जीरो एट अ पॉइंट, बट पहला वाला ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको जो क्वेश्चन करने हैं बिल्कुल कंसेप्ट को सही से घुसाना है अंदर, ये नहीं कि हम इसको रट्टा मार लें। रट्टा मार के कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी ये प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस करिए। अच्छा जी, सेकंड कह रहा है, सेकंड जो है स्टेटमेंट 1 और 2, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत दिख रहे हैं एग्जाम में। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट अ सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। तो पहला बिल्कुल सही है। क्यों बच्चों? आपने पढ़ा होगा जो कंडक्टर की बॉडी है वो बिहेव करती है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस है जहां V सेम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कांस्टेंट हो जाएगा विद इन एंड सरफेस पे। सेकंड कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड एन चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। सिंपल सी बात है, जो आपका बॉडी ऑफ कंडक्टर है बच्चों वो बिहेव करता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जीरो होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों हमारा सही होगा। वैसे भी देखो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों, जैसे ये है और ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी ये निकल गई। अब अगर मैं आपसे कहूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ तो आपने ये बना दी, तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो 90 का होता है हमेशा। समझ रहे हैं? इक्विपोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 का होता है। ये नीट में भी पूछा गया था एक बार, डायरेक्ट इतना ही। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अ पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट चार्ज लेके आए
कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर टू चार्ज में इंक्रीज इफ चार्ज इज पॉजिटिव। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है किसी भी चार्ज के अक्रॉस वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, तो पॉजिटिव तो हो सकती है। अब बात आई दूसरी, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल इज जीरो। देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्ज का ऐसा अरेंजमेंट जो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। बहुत लोग कहते हैं ये 2a ही डिस्टेंस होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। 2a तो हमने अपनी सुविधा के लिए करा है, ये एक फाइनाइट डिस्टेंस पर होना चाहिए। हम आपके एनसीईआरटी खोलिए, एल भी लिखा रह सकता है। तो अगर आप इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो यूनिफॉर्म फील्ड में इस पे जो फोर्स लगेंगे इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, जो उसको जीरो बना देंगे, और वहीं जो टॉर्क हो जाएंगे वो P क्रॉस E लग जाएगा। जबकि मैं इसको अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखता हूँ तो नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स भी जीरो नहीं होगा, टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। और नॉन यूनिफॉर्म का बच्चों एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये आपके लिए एक टास्क है, इसको आप करेंगे, ठीक है। दूसरी बात मैं एक और बता दूं, इसका पहले क्लियर कर लेते हैं, दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। एक बात और क्लियर करिए, यूनिफॉर्म फील्ड में हमारे जो डायपोल है उसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन रह जाता है, और वहीं पर अगर आप नॉन यूनिफॉर्म में देखें तो ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन इफेक्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा डायपोल हो गया। तो स्टेटमेंट और इससे ना काफ़ी थ्योरी मिलेगी आपको। फोर्थ कह रहे हैं, और ये क्वेश्चन कहाँ आया था ये भी मैं भी बताऊंगा। अभी चलो मैं इसको बता ही देता हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत मेहनत से बना रखे हैं, कहाँ बहुत जगह से मैंने एम्स से लेके बोर्ड से लेके नीट से लेके जेई से लेके सब मिक्स करके इतना बढ़िया कोशिश करी है क्वेश्चन बनाने की, ताकि आपको फ़ायदा मिले, ठीक है। तो ये नीट 2023 में आया है, और ये क्यों डाला है मैंने क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा। 2023 का पेपर उठाएंगे तो आपको ये मिलेगा। कह रहा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू अ गॉसियन सरफेस प्रोवाइड नेगेटिव फ्लक्स। तो बच्चों ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है गलत बताइए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपका किससे एंटरिंग द गॉसियन सरफेस, किसी भी गॉसियन सरफेस में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसा देंगे तो आपका जो फ्लक्स है वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, आपने देखा होगा। या आप ये मेरे को ये बता दीजिए कि जो एंटरिंग फ्लक्स होता है या जो लीविंग फ्लक्स होता है वो हमारा क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, आपको ये सोचना है, ठीक है जी। एक बार आप सोच लेंगे कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट करा है एक चार्ज Q है इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ क्यूब, तो फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस विल बी सेम। आगे कह रहे हैं इन अ यूनिफॉर्म फील्ड नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज गॉसियन सरफेस कंटेनिंग नो चार्ज इज जीरो। और लास्ट है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू अ गॉसियन सरफेस इट प्रोवाइड अ फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन आपके लिए इसमें रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सेट करके करा है ऐसा कि आप लोग क्या हो जाएं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, कर भी लिया होगा किसी किसी ने। चलो डिस्कस करते हैं बच्चों इसको। देखिए आपको इनकरेक्ट, पहले तो आप ये पढ़ लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। तो आपसे जो पूछा गया है पहला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो हमारे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करेंगी, ठीक है, तो एंटर्ड फील्ड करेंगी तो हमारा एंगल जो होगा ना, फ्लक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कितना होता है E डॉट ए, या आप इसको ब्रेक कर लें E A cos थीटा। तो जैसे ही हमारा ये एंटर करेंगी तो हमारा फ्लक्स या जो एंटरिंग
फ्लक्स है ये नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा थीटा होता है ना बच्चों, वो ऑब्ट्यूज होता है यहाँ पे, और वहीं लीविंग फ्लक्स जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? लीविंग फ्लक्स आपका हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है? पहला वाला हमारा ऑप्शन है सही वाला। ठीक है, इसको तो हम सही करेंगे। दूसरा है इन अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ ए क्यूब द फ्लक्स थ्रू ऑल फेस। तो अगर आप सेंटर पे रख देंगे तो क्यूब के चारों तरफ जो फ्लक्स जाएगा वो बिल्कुल सेम निकल के जाएगा, ये भी सही है। सी देखते हैं। अब आप देखेंगे ना, ये जो थ्योरी का क्वेश्चन है ये पहले आपसे नीट और जे में भी पूछा गया है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फ्लक्स, आपको क्या पता है? गॉस लॉ पता है कि जो फ्लक्स होगा वो आपका ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। तो कह रहे हैं अगर कोई चार्ज नहीं होगा, नो नेट चार्ज कह रहे हैं, तो जो हमारा फ्लक्स होगा वो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो भैया सी भी सही होगा। आगे ये डी वाला तो आप वैसे ही कह सकते हैं सर ये डी गलत होगा, तो इसका डी ओनली सही होगा। कह रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू गॉसियन सरफेस इज प्रोवाइड फाइनाइट नॉन जीरो फ्लक्स। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट ए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है ए के, पैरेलल समझ रहे हैं आप? पैरेलल मतलब जो हमारा एंगल हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? गॉसियन सरफेस के पैरेलल में, पैरेलल होगा तो एंगल 90 बनेगा, और 90 में फ्लक्स आपका हमेशा जीरो बन के आएगा। समझ रहे? अच्छा, ये वाला जो सी वाला था इसमें ये भी पूछा जा सकता है, कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी, कोई भी आपकी बॉडी अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो उसका जो फ्लक्स हो जाएगा ना वो जीरो निकलेगा, चाहे वो उसमें जो चार्ज है ना वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर कोई भी बॉडी हमने प्लेस कर दी तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो जीरो आएगा, नेट फ्लक्स। ठीक, चलिए अगला है फिफ्थ क्वेश्चन। कह रहा है आपके पास दो स्टेटमेंट हैं, इन दोनों स्टेटमेंट में आपको क्या ढूंढना है? सही और गलत। तो पहले स्टेटमेंट आपसे कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर। एक होलो स्फीयर था, आपने उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक डायपोल रखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है फ्लक्स कितना होगा। सिंपल सी बात है, आप देखो फ्लक्स होता है गॉस लॉ से फाई ई इक्वल टू क्यू एनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप किसी भी गोले के अंदर एक डायपोल रख देते हैं माइनस और प्लस चार्ज, डायपोल का टोटल चार्ज जीरो होता है, तो जीरो होगा तो फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा भैया। तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है पहला वाला तो सही है, अभी तो दूसरा पढ़ा ही नहीं है। दूसरा कह रहा है इफ रेडियस आर ऑफ ए सॉलिड मेटालिक स्पेयर क्यू बी द टोटल चार्ज ऑन इट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द स्पेरिकल सरफेस ऑफ आर इतना इज जीरो बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज स्पेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर इज नॉट जीरो है। ठीक है, ये आधा ही टाइप हुआ है, इज नॉट जीरो। तो बताइए अगर कोई एक गोला है आपके पास जिसकी रेडियस आर है, चार्ज उस पर क्यू दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर अगर आप निकालोगे रेडियस से कम डिस्टेंस पे, कह रहा वो जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप निकालोगे वो जीरो नहीं होगा। तो बच्चों ये दूसरा वाला तो साफ साफ ही गलत दिख रहा है। क्यों? आप देखिए, आप जो हमारा क्यू नेट होगा वो क्यू माइनस क्यू देखेंगे आप तो फ्लक्स जीरो आ जाएगा। तो जैसे ही आपका फ्लक्स जीरो आएगा तो आप कह सकते हैं कि सर जो हमारा ई डॉट डी एस होगा वो जीरो आ जाएगा। तो ये जो टर्म है ना, ये जीरो किसकी वजह से हुआ है? ये जीरो हुआ है इस क्यू की वजह से। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थोड़ी होगा वहाँ पे, समझ रहे? तो किसी भी स्मॉल सेक्शन के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो फ्लक्स जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्रू आउट द होल स्पेयर वो तो जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, समझ रहे? फ्लक्स जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो भैया इसका सही ऑप्शन भी ढूंढ लीजिए, पहला सही है, दूसरा गलत है। क्या है इसका? पहला सही और दूसरा गलत। कौन सा वाला होगा? पहला सही दूसरा गलत।
थर्ड वाला हमारा सही है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। हमारा जो गॉस लॉ होता है वो ये होता है कि भैया ई डॉट डी एस इक्वल टू होता है क्यू इन ओवर जीरो एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये इसको जीरो कर दे रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये इसको जीरो करेगा। तो इलेक्ट्रिक जो हमारा फ्लक्स है वो तो जीरो हो गया क्योंकि अंदर डायपोल कंसीडर्ड था, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो जीरो नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है। ई डी एस जीरो है, देखो वही क्वेश्चन घूम के आ गया। ठीक है, कह रहा है जब ई डी एस जीरो होगा तो आप हमें ये बताइए कि क्या इसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना देखो अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से आते हैं क्वेश्चन। तो इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दिए हैं और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों जब ई डी एस जीरो हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा जनरली फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ई डी एस जीरो हो रहा है तो आप कहेंगे, जनरली फॉर्मूला में लिख देता हूँ, क्यू एनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये हमारा फ्लक्स है। अगर हमारा ये वाला पार्ट जीरो हो रहा है तो फ्लक्स जीरो हो गया। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि एल्जेब्रिक सम ऑफ जो हमारा चार्ज है वो जीरो है। आप ये कह सकते हो एल्जेब्रिक सम ऑफ जो नंबर ऑफ लाइन है एंटरिंग है वो हमारे जो नंबर ऑफ लिविंग सरफेस हैं वो हमारे टोटल मिला के जीरो कर दे रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन चेक करें तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग, ठीक है, बी वाला इक्वल टू वो, क्योंकि टोटल है ना आपका क्यू एनक्लोज, क्यू इन जीरो हो रहा है, क्यू इन जीरो हो रहा है, इसका क्या रीजन है, एक तो इसका एल्जेब्रिक सम जीरो हो गया, ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी आई और उतनी ही चली गई, ये भी तो हो सकता है, तो तभी तो ये जीरो होगा, ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है इसका ऑप्शन, दूसरा हो सकता है ऑल चार्ज मस्ट नेसेसरी बी आउटसाइड द सरफेस, हो सकता है अंदर कोई चार्ज ही ना हो, तो बी और डी इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। समझ रहे हैं यहाँ तक। इसका कतई मतलब नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जीरो है, इसका ये मतलब है या तो इसके अंदर ये ऐसे जो लिखा है ना ये क्लोज सरफेस को दिखा रहा है। इसके तीन मतलब हो सकते हैं, या तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, या चार्ज का सम ही जीरो हो गया है, या जितनी लाइनें आई उतनी ही चले गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपका क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन है एक हलो मेटल स्पेयर है जिसकी रेडियस आर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेयर एट डिस्टेंस आर क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, भाई जीरो होगा इनसाइड और डिक्रीज होगा आउटसाइड। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इसका निकालें तो इनसाइड जब आर से छोटा होता है तो जीरो, जब आर से बड़ा होगा तो हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। आप कहेंगे सर ग्राफ बना दीजिए, तो हम कई बार बता चुका हूँ इसके ग्राफ। तो इनसाइड तो कुछ नहीं होगा ऐसे, और ये ऐसे बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर आर। आपके लिए टास्क है आप पोटेंशियल का बनाएं। अगर यहाँ पर सॉलिड स्पेयर होता या नॉन कंडक्टिंग होता तो सॉलिड स्पेयर का जो केस है बच्चों वहाँ पर इनसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो इनसाइड अगर जीरो नहीं होगा तो इनसाइड वहाँ पर होता है ई इक्वल टू के आर, के है यहाँ पर 1/4πε0 ओवर आर क्यूब, और ये आर लेस देन आर है, और आउटसाइड हो जाएगा ई इक्वल टू के अच्छा क्यू नहीं लिखा ना यहाँ पे, क्यू भी लिख ले, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो जो हमारा सॉलिड स्पेयर के लिए बनता है वो ऐसे बनता है ग्राफ, ये फिर ये, समझ रहे हैं। तो सॉलिड स्पेयर में हमारा ग्राफ ये है, और यही ग्राफ आपका ग्रेविटी की कंपैरिजन कर लीजिए आप डिस्टेंस से, और मैग्नेटिक फील्ड की कंपैरिजन कर लो किसी भी सॉलिड या किसी भी सिलेंड्रिकल स्पेयर से, तो यही बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो फॉर्मूला बेस्ड था थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एट अ पॉइंट इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपनी हमेशा कॉन्टिन्यूस होती हैं। कॉन्टिन्यूस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, डिसकॉन्टिन्यूस। तो इन ऑप्शन में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बच्चों किसी भी चार्ज की वजह से
और किसी भी पॉइंट में, अगर स्पेस में बात करें किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो डिफाइन कैसे होती है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उस पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसी भी पॉइंट चार्ज से है वो तो कॉन्टीन्यूस होगा। कब? अगर वहाँ पर कोई चार्ज ना हो। और डिसकॉन्टीन्यूस कब होगा? जब वहाँ पर कोई चार्ज हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कॉन्टीन्यूस होगा अगर वहाँ पे कोई चार्ज ना हो, डिसकॉन्टीन्यूस होगा जब वहाँ पे कोई चार्ज हो। पता है ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया मैंने? ये क्वेश्चन मैंने लिया है पॉइंट टू पाउंडर। आप उसको खोल के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। एनसीईआरटी में बहुत जल्दी करवाऊंगा, लेकिन पॉइंट टू पाउंडर में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। अगला क्वेश्चन, अच्छा बी और डी सही हो जाएगा इसका, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो अगला है वो है 9th। कह रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और रीजन इनसाइड विच देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चार्ज बट टोटल चार्ज इज 0 एट पॉइंट आउटसाइड द रीजन। ठीक है, उसके आउटसाइड आपको देखना है। तो पूछ रहे हैं पहला, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरी इज 0। दूसरा कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डाइपोल मोमेंट ऑफ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ओनली। तीसरा कह रहे हैं द डोमिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आर, ये जो आर है आपका वो ऐसे है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, प्रोपोर्शनल टू 1/r³ फॉर लार्ज वैल्यू वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस। अब देखो, जब बहुत सारे चार्ज हैं बच्चों हमारे पास किसी भी रीजन में, लेकिन टोटल चार्ज 0 है। बहुत सारे चार्ज हैं, उनका टोटल चार्ज 0 है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही अपोजिट चार्ज भी, नेगेटिव भी है। तो जो रीज़न आप एज्यूम करोगे उसके बाद बहुत सारे चार्ज हैं, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट आउटसाइड द रीजन होंगे, मतलब उस के बाहर जितने भी रीजन के बाहर होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डोमिनेट करता है? ऐसे करता है, तो ये तो करेगा ही करेगा ना उस रीजन के बाहर। तो मतलब ये वाला तो सही हो जाएगा, कौन सा वाला? सी वाला। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंजर्वेटिव है, तो जो वर्क डन होगा किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी क्लोज पाथ में घुमाने में वो 0 होगा। तो डी वाला सही है। अगर किसी आप पाथ लेंगे किसी 2 पॉइंट में तो वर्क डन सेम होगा, लेकिन ए टू ए लेके आएंगे किसी इस पॉइंट से घुमा के फिर यहीं ले आएंगे तो कंजर्वेटिव में वर्क डन 0 हो जाएगा। तो सी और डी इसके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ़ देयर वेर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन अ यूनिवर्स देन क्या होगा? तो बच्चों जब एक ही टाइप के चार्ज होंगे हमारे यूनिवर्स में तो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, पहले तो मैं वो बताता हूँ आपको। अब देखिए, गॉस लॉ हमारे कहते हैं, सारी कहानी ही गॉस लॉ से है, E.ds इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर एक जैसे चार्ज हो जाएंगे, ठीक है, ये क्यू कैसा है, ये कोई भी अगर ऐसे बॉडी है इसके अंदर एनक्लोज चार्ज है, तो अगर हमारे चार्ज आउटसाइड इस सरफेस के हैं, मान लीजिए आपका चार्ज क्या है, आउटसाइड है इसके सरफेस के, तब क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक ही टाइप के होंगे ये 0 होगा फॉर ऑन एनी सरफेस, ये 0 होगा अगर आउटसाइड होगा, ये कुड नॉट डिफाइन, ये इतना होगा जब इनसाइड होगा। तो जब इनसाइड होगा तो भैया इतना होगा, अगर चार्ज अंदर नहीं रहेंगे, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो आपका ये 0 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज सारे कहाँ पहुँच गए? आउटसाइड पहुँच गए। समझ रहे हैं ना? इनसाइड होगा तो अलजेब्रिक सम करेंगे अगर एक ही टाइप के चार्ज हैं। ठीक, अगला इफ़ EDS, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको अभी कुछ बताया था इससे पहले, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो आप, ये नीट 2023 में आया था। और ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपके NCERT एग्जाम्पलर में है, तभी तो मैं आपसे कहता हूँ पावर NCERT एग्जाम्पलर की, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और शायद ये, अच्छा अभी और है, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है आपका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है अलोंग अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r। तो एक पॉजिटिव चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्या 4 ऑप्शन में पॉसिबल है? तो पहला कह रहे हैं इफ़ Q 0 से बड़ा होगा, इज डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ रिंग, इट विल बी पुश बैक टूवर्ड्स द सेंटर। तो पहला वाला जो ऑप्शन है ना, देखो पॉजिटिव चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ पर? आउटर सरफेस ऑफ द एनक्लोज स्फीयर के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे वो 0 होगा।
अंदर तो कुछ है ही नहीं। अब जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का किस पे, ऑन चार्ज छोटा क्यू ड्यू टू बड़ा क्यू, मतलब ये जो बड़ा क्यू की वजह से इस पे फील्ड होगा वो तो जीरो होगा क्योंकि अंदर उसका तो कोई चार्ज है ही नहीं। अब देखिए यहाँ से दो केस बनते हैं, अगर क्यू आपका जीरो से बड़ा है, पहला अगर आपका क्यू जीरो से छोटा है। अगर क्यू जो जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये हमेशा क्रिएट कराएगा रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि बाहर तो पॉजिटिव ही है ना, तो ये हमें रिपल्सिव फोर्स क्रिएट कराने की कोशिश करेगा। किसके किसके बीच में, क्यू और क्यू के बीच में। और ये जो रिपल्सिव फोर्स है बच्चों, ये हमें चारों तरफ, जो हमारा बड़ा क्यू है, कैपिटल क्यू है, ये इस छोटे क्यू के चारों तरफ लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो स्मॉल क्यू है इसको पुश करेगा टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर ये क्यू जीरो से छोटा हो गया तो फोर्स हो जाएगा अट्रैक्टिव, फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। और अट्रैक्टिव होने की वजह से ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ बड़ा क्यू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। सी क्यों होगा, जब ये जीरो से छोटा होगा तो फोर्स में समथिंग ओवर एक्स आ जाएगा, और ये जब आ जाता है ना तो हमें एस एच एम की कंडीशन बन जाती है। पॉजिटिव में नहीं आएगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे तो ऐसे नेगेटिव आएगा नहीं। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक की कंडीशन ये है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होना चाहिए। ठीक है जी, तो इसके जो ए सही है, बी सही है और सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि 5 चार्ज हैं आपके पास जिसमें आपको EDS इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है वो बी है। जो आपका ये सिस्टम है ना पूरा, इसमें हम देखते हैं EDS आपने कई बार पढ़ा होगा, EDS इक्वल टू क्यू एनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो जो गॉस लॉ है ये क्यू एनक्लोज है ना, जो क्यू एनक्लोज वो हैं जो किसी बाउंड सरफेस के अंदर है। बाउंड सरफेस के अंदर जो चार्ज होते हैं उसको हम बोलते हैं क्यू एनक्लोज। इसका हमें एल्जेब्रिक सम करना पड़ता है। और जो ये हमने टर्म लिखा है ये है ड्यू टू ऑल चार्ज। आपने देखा होगा, इससे बहुत क्वेश्चन मैंने आज करवाया आपको। ड्यू टू ऑल चार्ज, जो अंदर हैं उनकी वजह से भी, जो बाहर हैं उनकी वजह से भी। तो यहाँ पे लिखा है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन LHS ऑफ अबव इक्वेशन विल हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल चार्ज। इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका होगा। अंदर वालों का तो ऑलरेडी होगा ही होगा, लेकिन जो RHS है उसमें सिर्फ अंदर का होगा। समझ रहे? तो अगर कभी आपका क्यू एनक्लोज जीरो हो जाता है, सपोज अगर Q1 और Q2 इक्वल अपोजिट हो जाते, क्यू एनक्लोज जीरो हो जाता, तो आप कह सकते थे कि EDS आपका जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर वाले चार्ज की वजह से भी होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपको एक छोटा सा फिगर दिया है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन विच P इज प्लेस्ड एज, P को ऐसे प्लेस किया है। पहले मैं आपको ये बता दूं, P की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, वो नेगेटिव से होती है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है प्लस से माइनस। और पोटेंशियल क्या आप बताओगे, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ पोटेंशियल का। ठीक है, पोटेंशियल इक्वल टू होता है DE ओवर DR, पार्शियल डेरिवेटिव होता है नेगेटिव ऑफ D ओवर DR। तो आप मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से या हायर पोटेंशियल से लोअर तो चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आप मुझे बताओगे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो हमारी डायरेक्शन है। अच्छा गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया ना। ये होता है E इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल की यहाँ से क्या निकलेगी। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन देखें अगर, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मेरा C वाला। क्यों, जो तो डायपोल है ना बच्चों, ये हमारा फोर्स कहाँ को एक्सपीरियंस करेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट। क्यों, जो स्पेस बिटवीन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वो इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से कहाँ, लेफ्ट से राइट की ओर। तो आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डिक्रीज हो रही है अगर आप स्पेस को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है,
तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो फोर्स भी डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट से राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट होता है पी, तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्लियर है यहाँ तक। हमने पढ़ा था कि अगर मोर डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, मोर क्राउड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ई हाई होगा, अगर लेस है तो लेस होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये फैल रहे हैं, फैल रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम हो रहा है। तो डायपोल की इसकी जो डायरेक्शन है प्लस से माइनस, तो इसकी उल्टी जो हो जाएगी, रिवर्स जो हो जाएगा, वो हमारा डायपोल की डायरेक्शन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालते हैं गॉस लॉ से, तो बच्चों इसमें चारों फिगर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो आपका शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है रेडियस का 2 गुना करने पे कितना हो जाएगा, भाई उतना ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डिपेंड करता है वो करता है कि कितने चार्ज हैं भैया उसके अंदर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने देखा होगा वो डिपेंड करता है कि भैया कितने चार्ज अंदर हैं। दूसरी बात ये डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम में तुमने रखा है। अगर किसी मीडियम में देखोगे तो उस मीडियम में 1/k टाइम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे मीडियम पे डिपेंड और चार्ज एनक्लोज पे डिपेंड करता है, ना कि उसकी डायमेंशंस पे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आज तो हमारे 27 क्वेश्चन हो पाए। अगर आप कहते हैं सर इसका सोर्स क्या है, अगर आप कहते हैं कि सर हम क्या करें, तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ बच्चों, आपको NCERT पढ़नी है। जिस बच्चे ने NCERT अच्छे से पढ़ ली, उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर करनी है। और एग्जाम्पलर के लिए जो हमारे MCQ हैं एग्जाम्पलर के, वो मैं करवा दिए हैं लगभग क्लास 11 के। अब क्लास 12 के भी जल्दी करवा दूंगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नीट में तो डायरेक्ट उठ के आते हैं, अब जेई में भी उठ के आने लग गए हैं। उसके बाद आपको PYQ करने हैं, जितने ज़्यादा कर सको, समझ रहे। NCERT आप मत छोड़िए, मत भटकिए। आप किसी के मॉड्यूल पे ऐसे रिजेक्ट कैसे हो सकते हैं भाई। अगर आपके मॉड्यूल के बाहर से लिखा है कि फलाना फलाना इसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है, तो भैया आप उस पर इतना भरोसा कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे मॉड्यूल के बाहर से मैंने देखा, फर्स्ट पेज में वो लिखते हैं कि हम कोई भी गलती की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो भाई आपका फ्यूचर की जिम्मेदारी कैसे लेंगे यारो, समझ रहे। तो आपको करना क्या है, मैं किसी के अपोजिट बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लिखा है तो वो बोल रहा हूँ। आपको NCERT करनी है। फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर डाउट, ठीक है। और NCERT, सबसे पहले NCERT को अच्छे से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन करिए, एग्जाम्पल करिए, ठीक है। उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर करिए, पूरी एग्जाम्पलर करिए। MCQ तो एटलीस्ट इतना तो कर ही लीजिए। उसके बाद आप PYQ करिए, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तो जेई, नीट के तो नीट, ठीक है। उसके बाद आप अदर कुछ कर सकते हैं जो आपकी इच्छा है। तो कैसा लगा सेशन, एक बार प्लीज़ ज़रूर बताएं अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत मेहनत करी मैंने इस सेशन के लिए, अभी आपको दिखेगी धीरे धीरे, और ये कंटिन्यू रहेगी। और अगर आपको सेशन पसंद आया, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं, आपको कैसा लगा ये आप कमेंट जरूर करें। मुझे पता है आपकी जो तैयारी है ना, आप वीडियो को कितना देख रहे हैं, नॉर्मली वो है आप 1 मिनट देख रहे हैं, आप 15 मिनट देख रहे हैं, आप 20 मिनट में बोर हो रहे हैं, तो ये आपकी कंसिस्टेंसी बता रही है। आप पूरा लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। आप, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी की भी वीडियो देखते हैं तो आप ये देखना कि बच्चों आप कितने लेक्चर ख़त्म करते हो लास्ट तक, ठीक है। चलिए, आई होप आप पढ़ रहे होंगे और आपको मज़ा आया होगा। थोड़ा बहुत थ्योरी समझने को थोड़ी बहुत तो आई होगी, आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और एक कमेंट अपना कॉम्प्लीमेंट ज़रूर रखें, क्या हम इम्प्रूव करें। कोई गलती हो गई उसको भी बताएं, मैं उसको जल्दी इम्प्रूव कर दूंगा। और
कोई भी डाउट हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहिए। थैंक यू।